अब 15वीं लोकसभा की ओर थोड़ा नज़र डालें। 15वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 2009 में, अप्रैल 2009। मई 2009 को परिणाम आते हैं। कुल 543 सीटों पर चुनाव होता है और इस बार यूपीए को, जिसे पूर्व में 220 सीटें मिली थी मात्र, अब उसे 262 सीटें मिलती हैं। देखिए परिवर्तन कैसे हो रहा है, जनता का झुकाव कैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत से कारण थे, बहुत से पहलू थे, उसकी राजनीति में हम यहाँ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आपको ये जानना है कि यूपीए की सरकार लगातार अपना दूसरा चुनाव जीतने में सफल होती है और उसको भी पूरी तरह 5 वर्ष पूरा करती है। उसकी संख्या में जो इजाफा होता है, 42 सीटों का इजाफा, 220 14वीं लोकसभा में बनाम 262 15वीं लोकसभा में। दूसरी ओर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मात्र 158 सीटें मिली। तीसरा मोर्चा को 68, चौथे मोर्चे को 27 और अन्य को 29। ये जो 262 सीटें मैंने बताई, इसमें कांग्रेस की सीटों की संख्या होती है 205, यानी सबसे बड़ा दल अब कांग्रेस वापस पुनः स्थापित होता है। 262 में 205 कांग्रेस की। और यहाँ आप देखेंगे 3-4 मोर्चे कैसे बनते हैं। कांग्रेस को मिली 205 सीटों के साथ यूपीए गठबंधन बहुमत के लिए 10 और सांसदों की जरूरत महसूस करती है। 262 के बदले 272 की संख्या उसे लेना होता है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो पार्टियां थर्ड मोर्चे में थीं, अब वे अपना समर्थन कांग्रेस को देती हैं और इस प्रकार कांग्रेस अपना बहुमत साबित करने में सफल होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। आप सीटों की संख्याओं पर फिर नज़र डालें और देखें कि किस प्रकार 543 में यूपीए को 262, एनडीए को 158, तीसरा मोर्चा 68, चौथा मोर्चा 27 और अन्य को 29 स्थान प्राप्त होते हैं। जहां कांग्रेस को 205 सीटें मिलती हैं, वहीं भाजपा अब उस स्थिति में लौट आती है, उस स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में किसी समय कांग्रेस थी। उसे मिलती हैं 116 सीट, मात्र 116। वाम मोर्चा, जिसे कभी 59 सीट मिली थी, वह सिमट कर अब 24 सीट पर रह जाती है और इसके साथ ही अन्य बहुत सारे दल जो क्षेत्रीय दल हैं, वे भी कुछ कुछ सीटें बनाते हैं और फिर अंततः 262 सीट के साथ कांग्रेस रुक जाती है। उसे मात्र 10 अन्य सीटों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जो उसे समाजवादी दल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता आदि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका ये दूसरा काल होता है 2009-14 का, वह अपना दूसरा काल भी पूरा करने में सफल होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री बनते हैं, वे इस सरकार का नेतृत्व सफलतापूर्वक करते हैं और इस प्रकार अपने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। यूनाइटेड यूपीए गवर्नमेंट के 10 वर्ष पूरे होते हैं और इसके बाद 16वें लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है। 16वीं लोकसभा चुनाव में पासा पलटता है। 16वीं लोकसभा चुनाव जो 2014 में होती हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्रित्व उम्मीदवार के रूप में सामने रखते हैं, उसके परिणाम बिल्कुल उलट रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए सरकार बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। सबसे खराब, सबसे शोचनीय स्थिति कांग्रेस की होती है। इतनी बुरी हो जाती है कि एक राष्ट्रीय विपक्षी दल लोकसभा के अंदर, यदि आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर सरकारी पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। सरकारी पक्ष का नेतृत्व, जिसे बहुमत रहता है, प्रधानमंत्री करते हैं। विपक्षी दलों का नेतृत्व करने के लिए भी एक ऑपोजिशन लीडर, विपक्षी दल का नेता एक बनाया जाता है, और उसके लिए शर्त यह है कि जो भी विपक्षी दल का नेता बनेगा उसकी कम से कम, उसके पार्टी की कम से कम 10% सीटें लोकसभा में होनी चाहिए। 520 की संख्या जिसको लेकर उस समय चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली। ये लोवेस्ट एवर सीटों की संख्या है लोकसभा में। 16वीं लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे शर्मनाक चुनाव था। 1967 की जो राजनीतिक भूचाल की लहर जो थी, जिसे हम राजनीतिक भूचाल कहते हैं, उस समय भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं हुई थी। पर यह तो अत्यधिक दयनीय स्थिति पे आ गई जब उसे मात्र 52 सीटें मिली, और विरोधी दल में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी 10% सीटों की पात्रता पूरा न करने के कारण इसे विरोधी दल का दर्जा भी नहीं मिला। विरोधी दल से अर्थात विरोधी दल के नेता होने का भी इसे सम्मान नहीं मिला, और इस प्रकार प्रधानमंत्री पद तो गया ही गया, विरोधी दल का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार भी गया। न्यूनतम 40 सीटें इसे मिलनी थी, क्योंकि 540 सीटें होती हैं, और उसके बदले इसे मात्र 540 में 54 सीटें हासिल ना करके इसे केवल 52 सीटें मिली। तो इस प्रकार 2 सीटों से ये वंचित रह गई। यहाँ पर देखिए, लोकसभा के जो परिणाम आए 2014 के, इस पर यदि हम नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिलती हैं। कितनी? 282। बीजू जनता दल को 20। फिर उसके बाद अन्य पार्टियों की सूची आप देख सकते हैं, और ये पार्टियां अभी भी अपना अस्तित्व में से काफ़ी कुछ बनाए हुए हैं, पर बहुत सी पार्टियां मात्र 1 या 2 सीटों के साथ लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी 282, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम जो तमिलनाडु का दल है 37, बीजू जनता दल 20 और तेलुगु देशम पार्टी 16, ये इनकी संख्या है। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल 4 और अन्य बहुत सारे दल जिनकी संख्या यहाँ आपको पूरी दिखाई दे रही है, ये बड़ी छोटी छोटी संख्या में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC, जिसकी सरकार, राज्य सरकार पश्चिमी बंगाल में है, वह भी 34 सदस्य भेजती है। दूसरी ओर कांग्रेस की जो स्थिति है, इसमें एक मैं करेक्शन करूंगा, 52 ना होकर के इसकी सीटों की संख्या 44 रहती है, मात्र 44। यानी तृणमूल कांग्रेस से कुछ ही ज़्यादा सीटें, और टोटल सीटों की संख्या जिसके लिए चुनाव हुए थे वे 543 हो जाती हैं। तो 1998 के बाद या 1998 के बाद का हम बात करें तो किस प्रकार राजनीतिक पैंतरे एक के बाद एक सरकार बदलते हैं और कितने सारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये बात आपको स्पष्ट हो गई।
ये देखने के बाद कि इन लोकसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव कैसे आए, राजनीतिक समीकरण और ध्रुवीकरण कैसे बदले, अब हम थोड़ा एक त्वरित नज़र तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के काल पर डाल दें। 1989 से हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये वो काल है जब गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। 1998 में तो आकर गठबंधन सरकार कुछ मजबूत होती है, इसलिए हम थोड़ा और पहले जाकर केंद्रीय सरकार 1989 के बाद और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों का संक्षिप्त एक ब्यौरा देख लें। चित्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनकी कार्यावधि थी दिसंबर 89 से नवंबर 90। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लोगों के कठोर विरोध के बावजूद लागू किया और इस प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की नीतियों का प्रावधान का रास्ता खोला, जिसको लेकर पूरे देश में बहुत ऊहापोह, उथल पुथल मची थी, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ये उस सरकार के प्रधानमंत्री थे और फिर मंडल आयोग के लागू करने के खिलाफ ही उनकी सरकार गिर जाती है। इनकी सरकार जो थी वो राष्ट्रीय मोर्चा की थी और वाम मोर्चा और भाजपा का इनको समर्थन मिला था। अब देखिए, वैचारिक दृष्टि से विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों में 36 का आंकड़ा था, लेकिन सत्ता की राजनीति ऐसी कि भाजपा के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। दूसरी ओर वाम मोर्चा जो भाजपा के बिल्कुल उल्टा सोचती है, उसका भी समर्थन वीपी सिंह को मिल रहा था और इसीलिए वे कुछ समय के लिए सरकार बनाने में सफल होते हैं, यद्यपि वह सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। फिर इसी काल में ही राष्ट्रीय मोर्चे की ही सरकार का नेतृत्व अब चंद्रशेखर करते हैं, जो समाजवादी तबके के थे और ये सरकार बनाते हैं कांग्रेस के समर्थन से। वीपी सिंह की सरकार बीजेपी और वाम मोर्चे के समर्थन से थी, तो वहीं राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार इस बार, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर करते हैं, इंदिरा गांधी का समर्थन मिलता है और ये भी मात्र 6-8 माह की सरकार बना पाते हैं, नवंबर 90 से जून 91। जून 91 से मई 96, 5 वर्ष का काल वही जोड़ तोड़ के गठबंधन के साथ पीवी नरसिम्हा राव बनाते हैं। कांग्रेस आई डीएमके की मदद से और कुछ अन्य दलों की मदद से बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाती है। पीवी नरसिम्हा राव इसका नेतृत्व करते हैं और ये सरकार वही है जिसकी स्थापना राजीव गांधी की हत्या के बाद होती है, लेकिन ये 5 वर्ष का काल पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। वहीं अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला प्रधानमंत्री काल का वो दौर, जब सरकार मात्र 13 दिन के लिए चलती है और इस काल में बड़े संक्षिप्त रूप से वे देश की राजनीति को प्रभावित कर पाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर जून 96 से अप्रैल 97, जून 96 से अप्रैल 97 का काल होता है एचडी देवेगौड़ा का, जो संयुक्त मोर्चा की सरकार का नेतृत्व करते हैं और उसका समर्थन कांग्रेस देती है। एचडी देवेगौड़ा तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनज़र इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस का समर्थन अब इंद्र कुमार गुजराल को जाता है और वह देवेगौड़ा के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल देती है। तो अंततः संयुक्त मोर्चा की ही सरकार, लेकिन इस बार इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में बनती है, जो पूर्व में कांग्रेसी थे स्वयं। अप्रैल 97 से मार्च 98 अर्थात
मात्र 8-9 महीने के लिए इनकी सरकार बनती है। डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल। इसके बाद मध्यावधि चुनाव होता है। इस मध्यावधि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है और मार्च 98 से अक्टूबर 99 तक अटल बिहारी वाजपेयी का 13 महीने का प्रधानमंत्रित्व काल फिर आता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के नेतृत्व में या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मोर्चे के गठबंधन सरकार बनाता है, जिसका नेतृत्व वाजपेयी जी करते हैं। अक्टूबर 99 से मई 2004 अगली लोकसभा में फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार बनाता है, लेकिन इस बार बिहार के नीतीश कुमार के सहयोग से। उनके साथ गठबंधन बनाने का परिणाम यह होता है कि एनडीए को एक पर्याप्त समर्थन मिलता है और उसका बहुमत साबित होता है। और इस प्रकार ये वाजपेयी जी की जो सरकार थी, अक्टूबर 99 से मई 2004 तक अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में लगभग सफल होती है। मई 2004 से मई 2014 कांग्रेस का गठबंधन सामने आता है। नीतीश कुमार इस बार पैंतरा बदलते हैं और वे कांग्रेस को अपना सहयोग देते हैं, जिसकी स्वयं की कुछ साइजेबल सीट्स लोकसभा में थीं और उनके सहयोग से एनडीए की सरकार पदच्युत होती है और नए इस चुनाव में यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रोग्रेसिव अलायंस सामने आता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसका नेतृत्व मनमोहन सिंह करते हैं और पूरे 10 वर्ष का काल इनका रहता है। इसके बाद 2014 के चुनाव, जिसका मैंने अंतिम जिक्र किया, 16वां चुनाव। ये 16वां चुनाव 2014 मई में होता है और इस बार नीतीश कुमार फिर पैंतरा बदलकर, जो पूर्व में कभी कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर उसके बाद कांग्रेस के गठबंधन के साथ हाथ मिलाया और अब वे पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन अर्थात एनडीए की सरकार सत्ता में आती है। और मई 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी इस एनडीए के प्रधानमंत्री रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ये हुई बात 16वीं लोकसभा तक की। मंडल आयोग की पृष्ठभूमि की जब बात होती है तो उसकी टाइमलाइन को या उसके विभिन्न पायदानों को कुछ हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहले जनता दल सफल होती है विभिन्न राजनीतिक समूहों को एकजुट करने में। जनता दल ये जो सफलता पाती है वो 1980 का ही दशक है, जब मंडल आयोग की स्थापना हुई और उसकी रिपोर्ट के आने की संभावना थी। परिणाम क्या होता है कि पिछड़ा वर्ग के बीच लोकप्रिय ऐसे राजनीतिक समूहों को लेकर जनता दल अंततः एकजुट हो जाती है। फिर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला करती है, जिसका नेतृत्व वीपी सिंह कर रहे होते हैं। आरक्षण के सवाल पर, नौकरी पर आरक्षण के सवाल पर बड़े तीखे विवाद होते हैं और इन विवादों के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे पिछड़ा वर्ग अब अपनी बात को, अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हो जाता है। तो यही सजगता इस सारे एक्सरसाइज के पीछे थी
कि जो पिछड़ा वर्ग है वह अपनी अहमियत समझे। इस सारी एक्सरसाइज के पीछे यही उद्देश्य था और ये उद्देश्य यहाँ पूरा होता दिखाई देता है जब पिछड़ा वर्ग एकजुट होता है आरक्षण के मुद्दे को, खासकर नौकरी के आरक्षण को लेकर। फिर उसके बाद इसी दौर में ऐसी और कुछ जातियां सामने आती हैं जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग जैसी ही या पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। ये इसी काल की बात है जब इस तरह की जातियां सामने आई जो रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करती हैं। ये जो दल हैं जो बेहतर सुविधाओं की बात करते हैं शिक्षा आदि के क्षेत्र में, उनका कहना है कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए पिछड़ा वर्ग का शासन में प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो, सत्ता और अन्य क्षेत्रों में उन्हें ज़्यादा अहमियत मिले, और यदि ऐसा होता है तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समुचित माना जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक ठोस व्यवस्था माना जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पे तो लोकतंत्र यानी सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान होगा। घटनाक्रम की यदि बात करें तो मंडल आयोग की स्थापना 1977-89 जनता पार्टी की सरकार के समय एक आवाज उठती है, लोगों का स्वर मुखरता है और इस बढ़े हुए स्वर को हवा देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो इस दिशा में सबसे आगे थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी के आरक्षण के लिए पहली बार एक नीति लागू की थी, ओबीसी अर्थात अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली बार आरक्षण की नीति का लागू होना जिसकी छाया पूरे देश में छाती है। परिणाम क्या होता है? केंद्र सरकार पर दबाव के परिप्रेक्ष्य में 1978 में आयोग का गठन, जिसे मंडल आयोग कहते हैं। इसके जिम्मे पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने का उपाय बताने का उद्देश्य। ये मंडल आयोग का उद्देश्य क्या था? पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताएं। विश्वेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, चूंकि इसका नेतृत्व कर रहे थे इसीलिए इसे मंडल आयोग कहा जाता है। अब आयोग सिफारिशें क्या रखता है? पहला कि पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए, ये इसकी सबसे बड़ी सिफारिश। इन्हें एक पिछड़ी जाति माना जाए, क्योंकि इनका कहना था कि अनुसूचित जातियों से अलग कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में वैसे ही दृष्टि से देखा जाता है जैसी दृष्टि से अनुसूचित जातियों को। आप समझने की कोशिश करेंगे। इस आयोग का मानना था कि पिछड़ा वर्ग में उन जातियों को शामिल किया जाए या उन लोगों को शामिल किया जाए जो अनुसूचित जाति में तो नहीं है लेकिन उतने ही पिछड़े हैं, क्योंकि उनको समाज उसी दृष्टि से देख रहा है जिस दृष्टि से अनुसूचित जाति को देखता था। तो पिछड़ी जाति के अर्थ में उन्हें स्वीकार करें जिन्हें वर्ण व्यवस्था में बड़े नीचे तबके में देखा जाता है। आयोग ने सर्वेक्षण में यह भी पाया कि पिछड़ी जाति में इनकी मौजूदगी, पिछड़ी जातियों की मौजूदगी शिक्षा संस्थाओं में भी बहुत कम है, सरकारी नौकरियों में भी बहुत कम है। ये इसकी खोज थी और इसी वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 27% के आरक्षण का अनुमोदन किया, सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और बातें सुझाई थी, लेकिन ये दूसरे मुद्दे हैं। इनमें सबसे अहम मुद्दा था भूमि सुधार का। तो आरक्षण बनाम भूमि सुधार, ये इनका मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशों का हिस्सा है। राजनीतिक परिणामों की बात करेंगे तो सबसे पहले बसपा को 1989 में
और 91 के चुनाव में सफलता मिलती है। बसपा अर्थात बहुजन समाज पार्टी, जिसका नेतृत्व कांची राम उस समय कर रहे थे और जिससे वर्तमान में जिसका नेतृत्व सुश्री मायावती करती हैं। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का उभार होता है। दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का उभार, ये मैं उन राजनीतिक परिणामों की बात कर रहा हूँ जो तत्कालीन स्थितियों में उभर रहे थे। पहला परिणाम मैंने बताया बसपा का आना, दूसरा परिणाम दलित जातियों से संबंधित राजनीतिक संगठनों का उदय, और तीसरा परिणाम था 1978 में बामसेफ, बैकवर्ड एम्प्लॉयज़ का जो यूनियन था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, एफ स्टैंड फॉर फेडरेशन। ये जो बामसेफ था, बामसेफ ने बहुजन की राजनीति तो शुरू की, बहुजन, और राजनीति में अपना दखल देना शुरू किया, राजनीति की तरफदारी की, सत्ता की तरफदारी की, परवर्ती विकास की सरदारी की, दलित शोषित समाज के लिए संघर्ष की बात की, और इसी सब को लेकर अंत में यही जो बामसेफ है बाद में दूसरा रूप लेता है बहुजन समाज पार्टी। तो यदि हम बहुमत समाज पार्टी की नींव में जाएं तो बामसेफ से इसकी शुरुआत हम पाते हैं। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी जो थी उसके क्या मायने हुए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ ही अल्पसंख्यक, यही बहुजन की राजनीति कहलाई। अर्थात कांची राम ने, जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने जब राजनीति में रुचि लेनी शुरू की और राजनीति को एक जरिया माना अपने लक्ष्य को पाने का, तो उन्होंने देखा कि अनुसूचित जाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की ज़रूरत है, और इस प्रकार एक नए तरीके का ध्रुवीकरण शुरू होता है। बसपा को जब सत्ता मिलती है, सफलता मिलती है, तो इनके लिए पहला मौका था जब किसी राजनीतिक दल को दलित मतदाताओं के बलबूते पर सत्ता मिली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बंदे, और इसीलिए 1989-91 के उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा के चुनाव में बसपा की सफलता को एक बहुत बहुत अहम पड़ाव के रूप में देखते हैं, क्योंकि पहली बार दलित वोटों के बल पर कोई पार्टी सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कुछ इस तरह से भी हम देख सकते हैं, जिसमें उसकी शुरुआत हम जनसंघ से करते हैं। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जो है, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी, उसका जनता पार्टी में शामिल होना एक अगला पड़ाव था। और जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद इसमें जो जनसंघ के जो लोग थे, वे क्या बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी। ये गांधीवादी विचारधारा को अपनी विचारधारा मानती है, लेकिन 80 और 84 के चुनाव में दुर्भाग्य से इसे सफलता नहीं मिलती। 86 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में कुछ नया जोड़ा। गांधीवादी विचारधाराओं के साथ चलते चलते इसने हिंदू राष्ट्रवाद के विचारों को अपनी विचारधारा में तवज्जो देनी शुरू की, जोर देना शुरू किया। किसको? हिंदू राष्ट्रवाद को। और इस प्रकार भाजपा ने एक समय के बाद हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाया, हिंदुत्व की राजनीति को चुना, हिंदुत्व का रास्ता चुना, और हिंदुओं को लाम बंद करने की इसकी नीति रही। इस प्रकार 2014 तक के चुनाव परिणाम और 16वीं लोकसभा तक के चुनाव परिणाम, प्रधानमंत्रित्व काल जो इस दौर में थे 1984 से लेकर 2014 तक, इनका हमने एक अध्ययन किया। और इसके पहले के जो अध्याय हमने पढ़े क्षेत्रीय
राजनीति के बाबत और उसके अलावा कांग्रेस प्रणाली को लेकर, तो उसमें यदि हम चुनाव परिणामों का एक अवलोकन करें, चुनाव परिणामों को थोड़ा गहराई से देखें, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। और वो सवाल है कि 1952 से 2014 अर्थात लगभग पूरे काल में 16 लोकसभा चुनाव हुए, 17वां 2019 में हुआ, जिसका हम अध्ययन थोड़ी देर बाद करेंगे। ये जो 16 चुनाव हुए, इसमें आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकारें केवल 9 बार बनी। पूर्ण बहुमत की सरकारें केवल 9 बार बनी। बाकी समय क्या हुआ? क्या अल्पमत में सरकार बन सकती है? नियमानुसार ऐसा तो नहीं है, लेकिन अल्पमत की सरकारें बहुमत का जुगाड़ कर लेती थी, इसलिए वे सरकारें बनी। पर आप देखिए, तथ्य तो ये है कि जनता का बहुमत मात्र 9 लोकसभाओं में मिला। एक और ये बात, दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों को जो 272 में जो ज़्यादा सीटें मिली, 50% वोट उन्हें नहीं मिले। इसके मायने क्या हुए? सीटें तो मिल गई 272 या उससे ज़्यादा, जो बहुमत के लिए ज़रूरी है। 543 को यदि हम 543 जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है, 272 के लिए बहुमत के लिए 272, ये तो मिल गए कई दलों को जिनको 9 बार मिला बहुमत। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जनता का जो मतदान का प्रतिशत है वो 50 से भी कम रहा। कई बार तो 37%, 40%, 42% रहा, जिस बात को हम देख चुके हैं। यदि मैं कहता हूं कि जनता के मतदान का प्रतिशत उन्हें 40% मिला और लोकसभा में बहुमत मिला, तो इसके मायने ये हुए कि वोट देने वाले 100 लोगों में 40 लोगों ने उस दल को चुना, बाकी 60 ने नहीं चुना। लेकिन ये 60 लोगों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी, चूंकि इन 60 लोगों के वोट विभिन्न दलों में बटे हुए थे, ये परिणाम को प्रभावित नहीं कर पाए। और 40% जनता ऐसी थी जिसने एक दल को वोट दिया, इसलिए वह दल 50% से कम मत पाने के बाद भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें पा लेता है। ये इस चुनाव परिणाम का या हमारे यहाँ की चुनाव पद्धति का एक खास बिंदु है, जिसके बारे में बारंबार चिंतन होता है, सोच होती है, और इसके औचित्य पर भी बार बार सवाल उठते हैं। इसी बात को इस ग्राफिक्स के, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकारों को मिले वोटों पर एक सरसरी नज़र। जो हल्के नीले रंग में है वह है सीटों की संख्या, और दूसरा जो है बार वह है वोटों का प्रतिशत। तो आप देखिए कि 282 सीट मिलती भाजपा को 2014 में, लेकिन वोटों का प्रतिशत मात्र 31.4, और ये है वोटों का प्रतिशत। जितने वोट डले, जितने लोगों ने मतदान किया, उसमें हर 100 में 31 ने भाजपा को चुना, अर्थात बाकी 69 ने अन्य दलों को चुना। बाकी 69 के मत अन्य दलों में बट गए। और अन्य दलों की यदि बात करें तो कम से कम 50 से 100 दल और हैं, जिनका हम जिक्र जब हम पूर्व में पढ़ रहे थे तो हमने देखा उनके नाम, जो एक एक 2-2 सीट लेकर लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखते हैं। तो 31% लेकर मात्र 31, और ये भी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, डाले गए वोटों का 31%। वैसे तो मतदान जो भारत में होता है वो लगभग 50 से 60% होता है। यदि हम 60% मतदान भी माने, इसके अर्थ ये हुए जो लोग पात्रता रखते थे मत डालने की, जिनके नाम मतदान सूची में थे, उनमें हर 100 में मात्र 60 लोगों ने मतदान का
मतदान के अधिकार का उपयोग किया, बाकी 40 ने नहीं किया, हर 100 में। इन 60 लोगों में जिन्होंने मतदान का उपयोग किया, उन 60 लोगों में लगभग 20% लोगों ने सत्तारूढ़ पार्टी को मत दिया। 20% नहीं, 20 ने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कम संख्या, और यही एक चिंता का विषय है। भारतीय संविधान में इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर जो चिंता बार बार होती है, वो इस बात की कि पूरी देश की जनता का मन इस चुनाव से, इस चुनावी प्रक्रिया से परिलक्षित नहीं होता। यदि मैं 1984 की बात करूं, तो 1984 में देखिए कांग्रेस को 415 सीटें मिली, मतलब मात्र 135 सीट उसे लोकसभा की नहीं मिली। और इतनी सीटें मिलने के बाद भी, भारी बहुमत मिलने के बाद भी लोकसभा में जनता का वह 50% वोट भी अर्थ नहीं कर पाई। 50% जनता भी उसे अपनी सहमति नहीं दे पाई, कांग्रेस पर अपना ठप्पा नहीं लगा पाई, यानी आधे से कम लोग कांग्रेस से सहमत थे। लेकिन यदि सीटों की संख्या की बात करें, इतनी कम सहमति के बावजूद भी चुनाव प्रक्रिया ऐसी है कि उन्हें 415 सीटें मिल गई। 1980 में कांग्रेस को 353 सीट मिली। मतदान प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में जो रहा वो 42.7, आदि आदि। अब एक और आप देखिए, 353 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं 1980 में 42.7% पे, और 352 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को 43.7% पे। अर्थात इतने प्रतिशत पाने पर एक अंदाज़ा ऐसा हो जाता है कि 350 सीटें मिल सकती हैं। 361 सीट मिली कांग्रेस को 1962 में, 44%। अर्थात हम ये सरसरी नज़र पे कह सकते हैं कि यदि हमें 44% या 40% से ऊपर मत मिलते हैं तो एक अच्छी संख्या लोकसभा में हमको मिल सकती है सरकार बनाने के लिए। ये पूर्ण बहुमत की सरकारों को मिले वोटों पर एक नज़र डालने के लिए आपको केवल इसलिए बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जनता का भी पूर्ण मत, जनता के मतों का भी बहुमत उनको मिले। जनता के मतों का बहुमत ना मिलते हुए भी लोकसभा में सरकारें बहुमत प्राप्त कर लेती हैं। इस पहले सवाल के बाद अब एक दूसरा सवाल आता है, और वह है कि क्या जितना वोट उतनी हिस्सेदारी, अर्थात यदि 50% वोट मिला तो लोकसभा में 50% सीटें उसकी, क्या ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए? ये प्रश्न क्यों उठता है? इसके कुछ दूसरे कारण हैं। देखिए, मायावती भारतीय बहुजन समाज पार्टी, भारत की एक अच्छी पार्टी थी, दलितों की पार्टी थी, जो है वर्तमान में भी उसका अस्तित्व है, बहुजन समाज पार्टी। उसका वोट शेयर था 4%। उसे 4% वोट मिले, लेकिन सीटें एक भी नहीं मिली। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, जहाँ इतनी भारी जनसंख्या है, 22 करोड़ की जनसंख्या वहाँ है। जिस वर्ष के मतदान के आंकड़े हैं, उस वर्ष उसे 4% मत मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। दूसरी ओर देखिए, जयललिता को मात्र 3% वोट मिलते हैं जनता के, लेकिन सीटें कितनी मिल गई? 37 सीटें अन्ना द्रमुक पार्टी को, AIADMK, जिसकी अध्यक्षा थी श्रीमती जयललिता, 37 सीटें उनको मिल जाती हैं। वोट शेयर कितना था? मात्र 3%। कहाँ 4% मायावती को था, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, और कहाँ 3% जयललिता को, उन्हें 37 सीट मिलती है। उसी तरह 3.8% वोट शेयर था ममता बनर्जी की TMC का, 34 सीटें वो ले जाती हैं। और दूसरी ओर सीताराम येचुरी, माकपा, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, 3% वोट शेयर था, उन्हें मात्र 9 सीट मिलती। कुल मिला के
निष्कर्ष ये है कि जितना वोट उतनी हिस्सेदारी की अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर आप देखिए 2 लाख वोट, एक भी सीट नहीं, और दूसरी ओर 1,81,000 वोट और 37 सीटें मिल गई। 2,12,000 वोट, 34 सीटें मिल गई। और मार्क्सिस्ट पार्टी 1,80,000 वोट होते हुए भी मात्र 9 सीटों से संतुष्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ एक तरफ 2,29,00,000 वोट मायावती की पार्टी को मिलते हैं वोट शेयर में, लेकिन सीटें उनकी 0, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 22 करोड़ है। इतने बड़े उसमें 2 करोड़ बहुत कम होता है। लेकिन यदि जनसंख्या क्या, यदि हम मतों के आधार पे जाएं तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ सीटें मिलनी थी। उल्टा इसके हम देखते हैं तो जयललिता को 2 करोड़ से भी कम मत मिलने के बाद वे 37 सीटें लेके चल बनती हैं तमिलनाडु में। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 2 करोड़ वोट मिलने पर 2.12 करोड़ मिलने पर 34 सीटें मिल जाती हैं। वहीं सीताराम येचुरी को 1,80,00,000 वोट मिलते हैं, लेकिन मात्र 9 सीटों से संतुष्ट रहना पड़ता है। तो ये 4 जो फिगर्स हैं ये आपको इस बात को स्पष्ट करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक समान या कम ज़्यादा वोट का प्रतिशत सीटों के संख्या पर जीतने हारने का असर नहीं डालता। कम ज़्यादा वो प्रतिशत का सीधा असर सीटें जीतने या हारने पर नहीं पड़ता। ये इस बात का निचोड़ है जो बात आपको बताई गई। अगर किसी पार्टी को कुछ सीटों पर, देख लीजिए, अगर किसी पार्टी को कुछ सीटों पर एक मुश्त वोट मिल जाए तो बहुत अच्छा। एक मुश्त वोट मिलने पर जीतने की संभावना या वह सीट को पाने की संभावना रहती है। और दूसरी तरफ यदि उसे बिखरे हुए वोट कितनी भी ज़्यादा संख्या में मिल जाएं तो शायद खाता भी नहीं खुलेगा, जैसे मायावती जी के साथ हुआ। उनके वोट पूरे उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ के बीच में बिखरे हुए थे, इसीलिए ज़्यादा मतदान होने के बावजूद या मतदान प्रतिशत ज़्यादा होने के बावजूद उनके पक्ष में एक भी सीट नहीं आई। सन 2014 के लोकसभा चुनाव की कहानी कुछ इसी तरह की है, जहां बसपा को 42% वोट तो मिले, लेकिन बिखराव में रहने के कारण, बिखराव के चलते सीट एक भी नहीं मिली। कल्पना करिए, 4.2% वोट मिले, 42 नहीं 4.2% वोट मिले, लेकिन एक भी सीटें नहीं। वही अन्नाद्रमुक को बसपा से कम सिर्फ 3.3 मिले, पर एक मुश्त पूरे तमिलनाडु के वोट उन्हें 37 सीटें हासिल हो गई। तो अब आप राजनीति के दांव पेच को, खासकर मतों के दांव पेच को बेहतर समझने की स्थिति में हैं, और शायद आपको इन सवालों के उत्तर अब मिलने लगे हैं जो कौतूहलवश आपके मन में बार बार आते होंगे चुनाव के दौरान कि इसको तो इतने प्रतिशत मत मिला लेकिन सीट क्यों नहीं मिली। इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो कम प्रतिशत होते हुए भी ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं यदि वोट एक मुश्त हों, और ज़्यादा मत होते हुए भी सीटें नहीं भी मिल सकती यदि वोट बटे हुए हों, बिखरे हुए हों।